हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम अभी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे थे। तो अब ड्रेनेज सिस्टम का हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमारा शब्दावली या टर्मिनोलॉजीज चल रही थी। तो उसी सीरीज में आगे इस लेक्चर में आपको मैं बताने वाला हूँ आज रिवर रिजुविनेशन। एक्चुअली में ये रिवर रिजुविनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हमारा शब्दावली में चैप्टर है वो कौन, जो टॉपिक है, ठीक है, वो कौन सा है? रिवर रिजुविनेशन। ठीक है, रिवर रिजुविनेशन ये इसी को बोलते हैं नदी कायाकल्प। क्या बोलते हैं इसे? नदी कायाकल्प। ठीक है, नदी कायाकल्प या इसी को बोला जाता है रिवर रिजुविनेशन। तो आपका डायरेक्ट ये एग्जाम में आपको नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर टॉपिक कवर होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नदी कायाकल्प या रिवर रिजुविनेशन होता क्या है, उससे पहले हम टर्म को समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपका रिवर क्या लिखा है? रिजुविनेशन। ये क्या लिखा है? कायाकल्प। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा, जब आपका घर बनता है तो जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको बोलते हैं कि घर बन रहा है, ये बिल्डअप हो रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है। लेकिन जब उस घर बने बनाए घर को जब उसको मॉडिफाई किया जाए, बोलते हैं ना मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करें कि ये घर है, किसी ने बनाया, इसमें ये एक रूम है, ठीक है, ये उसका किचन है, ये अगेन एक रूम है, ये आपका अदर एरिया है, जो भी है, ठीक है। अब उसको इस घर में चेंजेस करना है, ठीक है। अब उसने जो है इस रूम को मर्ज कर दिया और ये सिंगल एक रूम कर दिया, ओके। तो अब जो है इसने इस बने बनाए घर में कुछ चेंजेस करे हैं, कुछ परिवर्तन करे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये रिजुविनेशन एक्चुअल में इसको बोलते हैं ना, घर का रेनोवेट करा है, कुछ उसमें चेंजेस करे हैं। हो सकता है कोई पुराना घर है उसमें उसको मॉडिफाई करा है, ठीक है। तो मॉडिफाई करना, रेनोवेट करना, ये आपका घर के कॉन्टेक्स्ट में हम जब यूज करते हैं तो वैसे ही हम रिजुविनेट यूज करते हैं, कायाकल्प अर्थात अपने आप को परिवर्तित करना। ये आपका ह्यूमन में भी यूज होता है। जब मानव की बात करें कि आपका ह्यूमन रिजुविनेशन, उसका कायाकल्प करना, जैसे कि आप पूरा एकदम ट्रांसफॉर्म हो गए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, या जो भी आप मेकअप से जैसे कि करते हैं ना, आप मेकअप से भी रिजुविनेट होते हैं, या बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करना, ठीक है। तो अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिवर रिजुविनेशन या नदी कायाकल्प, अर्थात नदी भी जो है अपने आप को रिजुविनेट करती है, अपने आप कायाकल्प करती है, अपने में परिवर्तन करती है। क्लियर? तो रिवर रिजुविनेशन या नदी कायाकल्प क्या है, इसके अंदर जो टॉपिक कवर होंगे उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं नदी कायाकल्प या रिवर रिजुविनेशन। तो जब नदी क्षरण द्वारा जब अपने आधार स्थल को और गहरा करती है तो उसे ही कहा जाता है नदी कायाकल्प, ठीक है। क्लियर? इंग्लिश में बात करें तो when river is said to be rejuvenate when it's erode its landscape in response to its base level, ठीक है, in response to its base level। अर्थात इसका मतलब क्या है? ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसका मतलब क्या है, तो आइए मतलब को समझते हैं। देखिए, मैंने कहा कि नदी जब क्षरण द्वारा अपने आधार स्थल को कम कर रही होती, नदी क्षरण द्वारा, क्षरण मतलब क्या होता है? इरोजन। क्षरण मतलब क्या होता है? इरोजन। तो नदी क्षरण द्वारा, क्षरण एक वर्ड है, ठीक है, क्षरण एक वर्ड है, क्षरण मतलब होता है क्या? इरोजन। आपने इरोजन वर्ड सुना है? सॉइल इरोजन, ये मिट्टी का कटाव, या नदी अपर्दन बोलते हैं, क्षरण का एक वर्ड अपर्दन भी है, ठीक है। तो जब क्षरण करेगी, अपर्दन करेगी तो चेंजेस होंगे ना। सपोज करो यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है? मिट्टी का, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, या तो हवा के द्वारा या पानी के द्वारा, तो इसको बोलते हैं क्या? क्षरण या अपर्दन, या इसी को बोलते हैं इरोजन। तो आपका यहाँ पर मिट्टी थी, अब यहाँ चलेगी तो इस सरफेस पे चेंज होगा ना। सरफेस सपोज करो इतना ऊंचा था, अब ये मिट्टी चलेगी तो सरफेस कितना बचा? इतना बचा। तो चेंजेस हुए डेफिनेटली। तो यही इसकी परिभाषा थी कि जब नदी क्षरण द्वारा अपने आधार स्थल को कम कर रही होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नदी कायाकल्प। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? ये होता कैसे है? ये होता है या तो समुद्र स्तर में गिरावट होगी, ठीक है, जो सी लेवल होगा उसमें जो डिक्रीज होगा, या फिर जो आपका भूमि का स्तर होगा वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है।
अगर हम अभी बात करेंगे इसको डायग्राम से, डायग्रामेट से समझेंगे इसको, तो जब या तो समुद्र के स्तर में गिरावट होगी या भूमि के स्तर में, या भूमि का जो लैंड एरिया है वो अपलिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो तभी इसका इरोजन होता है या नदी कायाकल्प होता है। कैसे? देखिए, ये एक नदी आ रही है, ठीक है, ये नदी बहती हुई आ रही है आपका। क्लियर? और ये समुद्र है, ठीक है, ये आपका सी है, समुद्र है, और ये आपकी रिवर है। अब ये नदी बहती हुई आ रही है, आप ध्यान से देखना। अब मैंने इसकी जो डेफिनेशन दी थी उसमें हम बात करेंगे। तो अब नदी में परिवर्तन कैसे होगा, इसके आधार स्थल में परिवर्तन कैसे होगा? या तो ये सरफेस ऊपर या नीचे हो जाएगा, या जो सी लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? देखिए, अब ये लैंड है, ठीक है, ये भूमि है, लैंड है, इस पे ये नदी बह रही है, ठीक है, ये मैं ब्लैक कलर बना दिया मैंने, ये लैंड एरिया। क्लियर? अब ये जो लैंड एरिया है, अब ये नदी आके कहां पर मिल रही है? समुद्र में, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिल रही है। क्लियर? अब ये इसको बिल्कुल बेस लेवल मानिए, एकदम एग्जैक्ट लेवल पर आके मिल रही है नदी समुद्र में, ठीक है। इसका मैं इस एंगल से डायग्राम बनाऊं तो बेटर बनेगा आपको, नेक्स्ट एंगल से तो आपको समझने में आसानी होगी। इसको आप इस एंगल से देखिए, ये वाले एंगल से, ठीक है, ये नदी आके मिल रही है, ठीक है, हाँ ये बेटर है आपका एंगल। तो ये आपकी रिवर है, अर्थात नदी, और ये समुद्र। इतना तो खैर क्लियर होगा हमको, ओके। चलिए, तो ये आपका भूमि है, ये क्या है आपकी भूमि। कोई डिफरेंट कलर का मार्कर, देखिए, तो अभी जो सी लेवल है और जो रिवर है दोनों एकदम बराबर है। तो अभी एकदम एग्जैक्टली जो समुद्र का स्तर है, जो सी लेवल है, वो नदी के बिल्कुल मिलने के बराबर है। इसमें कोई चेंजेस है क्या? कोई फ्लक्चुएशन, कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस, कोई परिवर्तन नहीं है। अब लेकिन नदी का कायाकल्प कैसा होता है? नदी अपने आधार स्थल को गहरा करती है, बेस लेवल को गहरा करती है, और क्या करती है नदी? उसको ही बोलता है नदी कायाकल्प। तो कैसे होता है वो? या तो सी लेवल जो है डिक्रीज होगा, या जो लैंड लेवल वो अपलिफ्ट होगा। या तो भूमि ऊंची होगी या समुद्र स्तर नीचे गिरेगा, ठीक है। भूमि ऊंची कैसे होगी? सपोज करें ये नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई, ठीक है, ये नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई और नदी ने सेडिमेंट जो है और बढ़ा दिए, ठीक है, सेडिमेंट्स, अब नदी ऐसी बहने लगी। तो भूमि जो है वो कहां से हो गई? भूमि अब यहां ना होगी, कहां से हो गई? यहां से हो गई, ठीक है। अब ठीक है, तो ये अब फिर ये और ऊपर होते गई है। तो अब बात करें तो जो सी लेवल है, ठीक है, तो अभी जो बात करें ये लैंड था, ये आपकी लैंड या भूमि थी और ये आपका सी था। अब ये ऊपर हो गई ना, अभी देखिए ये इतना ऊपर हो गया है, ये इतना परिवर्तन आ गया ना। अब नदी कैसे गिरेगी? अब नदी ऐसे गिरेगी, इसमें ऐसे एंगल बनाते हुए, दिख रहा है आपको? अब नदी ऐसे गिरेगी, क्यों गिरेगी? क्योंकि नदी का जो है ये लैंड जो है ऊपर उठ गया है। लैंड ऊपर कैसे उठेगा? जब नदी अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, इसको डिपॉजिट करेगी। अब लैंड ऊपर उठ गया, यहां मान लो लैंड को, ठीक है। तो अब लैंड और ऊपर उठ गया है, तो अब पानी, नदी पानी बह रहा है, तो पानी अब ऐसे गिरेगा, ठीक है, जबकि पानी पहले सेम लेवल पे आ रहा था, लेकिन अब पानी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है। तो अभी भूमि, नदी का कायाकल्प कैसे हो रहा है? इसमें लैंड ऊपर हो रही है और सी लेवल वैसा का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है। सी लेवल में कोई चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज है, इसलिए मैं इसको ऐसा एरो बनाया है। जबकि लैंड जो है ये निरंतर कंटिन्यूअसली ऊपर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि नदी सेडिमेंट्स लेके आ रही है, और ये जो है आपका लैंड लेवल, पहले ये था, ठीक है, ये आपका बेस लेवल था, ये था, फिर ये और ऊपर हुआ,
ठीक है, ये और ऊपर हुआ और ऊपर हो गया। तो निरंतर जो है लैंड ऊपर उठ रहा है और सी लेवल एज इट इज है। तो पहला तो ये होता है। और दूसरा इसकी कंडीशन क्या है कि जब पहली कंडीशन क्या हुई कि जब जो लैंड या भूमि है, ठीक है, भूमि या लैंड ऊपर उड़ जाए, ठीक है, जबकि सी या समुद्र ऐसा का ऐसा ही रहे, समुद्र का स्तर वैसा का वैसा रहे। पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, क्लियर है यहाँ पर, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आपको यहां बता देता हूं। तो दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में ये आपका ये बेस लेवल है, ठीक है, ये समुद्र है, देखते जाइए, ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। और अब नदी यहां पर बह रही है अभी एकदम बराबर लेवल पे। क्लियर, ध्यान से देखिए आप, ये आपका लैंड या भूमि थी और ये आपका सी था, ठीक है, समुद्र। तो अब क्या हो रहा है इस कंडीशन में, अभी इक्वल है, दोनों बराबर है। अब पहली कंडीशन में जब भूमि ऊपर उठ जाती है और समुद्र बराबर रहता है, ठीक है, समुद्र स्तर। अब अभी जो है ऐसे गिर रहा है पानी एकदम, ठीक है, बराबर, कोई भी इसमें सीधे जाके मिल रहा है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा, सी लेवल या समुद्र का स्तर गिर जाएगा। जब समुद्र का स्तर गिर जाए, सी लेवल डिक्रीज हो जाए, तब भी आपका नदी का कायाकल्प होता है, अर्थात इसकी इवोपरेशन हुआ। ये आपका दो तरीके से होता है, ठीक है, ग्लेशियर्स के द्वारा दो तरीके से होता है। या तो ग्लेशियर्स जब पिघले तो जब पिघलते हैं तो नदी में सी लेवल बढ़ जाता है, समुद्र की जो है पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। और जब ग्लेशियर्स नहीं पिघलते, गर्मी के दिनों में इवोपरेशन के दौरान जो है ज्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और आपका सी लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर, तो सी लेवल डिक्रीज हुआ, अर्थात जो पहले सी लेवल यहां था, अब वो सी लेवल कहां पहुंच गया, इतना पानी सपोज करें इवोपरेट हो गया, ये पानी इवोपरेट हो गया। तो अब सी लेवल क्या हुआ, नया सी लेवल जो पहले यहां था, ठीक है, जैसे आप बारिश के दिनों में जो मुंडेरें कटती हैं, जो नदी का जो वाटर लेवल चेक करने के बोलते हैं, तालाब का वाटर टैंक इतना भरा गया, इतना तालाब 1000 फीट, 900 फीट, 500 फीट, तो नदी का भी अपने बोलते हैं कि नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, सुना ना आपने। तो खतरे का निशान होता है, उसका फुल टैंक लेवल होता है। क्लियर, तो अब समुद्र जो पहले यहां पर था इसका, अब वो कहां पर पहुंच गया इसका, ये क्यों, ये डिक्रीज हो गया है, समुद्र इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो सी लेवल डिक्रीज हो गया। तो नदी जो पहले बराबर जाके मिल रही थी, अब ये ऐसे जाके मिलेगी, लाइक की जैसे वाटरफॉल बनते हैं, तो वैसे जो नेक पॉइंट्स के पास वाटरफॉल बनेंगे, छोटा सा आपका झरने रूपी एक आकृति बनेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, इसमें लैंड तो वैसा का वैसा ही रहा, इसमें कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं, ये तो वैसा ही रहा, लेकिन सी लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये दूसरी कंडीशन है आपके रिवर रिजुवेनेशन की, नदी कायाकल्प की। कौन सी कंडीशन है कि इसमें क्या होता है, इसमें लैंड या भूमि तो आपकी एज इट इज रहती है, लेकिन सी लेवल क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, समुद्र का स्तर घट जाता है। ओके, तो इसी के फलस्वरूप जो है आपका ये दोनों कंडीशन से क्या होता है, रिवर रिजुवेनेशन या नदी कायाकल्प। क्लियर है। अब यहां तक आपको ये, इसमें आपको सिर्फ इसको ध्यान से देखना है, इसको एग्जाम में वैसे ही आपको नहीं आएगा, लेकिन इसके अंतर्गत हम जब चीज पढ़ने वाले हैं कि रिवर रिजुवेनेशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड ऑफ द जो सोर्स ऑफ द रिवर से लेके आपका एंड ऑफ द रिवर, माउथ ऑफ द रिवर तक, इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, वेरिएशन आते हैं। इसी को बोलते हैं नदी का कायाकल्प होना, अर्थात उसका कई जगह अलग अलग फेज में परिवर्तन होना। ठीक है, इसी में हम इसी लेक्चर के आगे नेक्स्ट सीरीज में हम लाइफ साइकिल ऑफ रिवर भी पढ़ेंगे। क्लियर। तो नदी जब अपने नदी का कायाकल्प किसको बोलते हैं, जब नदी क्षरण द्वारा या इरोजन द्वारा अपने आधार स्तर को कम कर रही होती है, उसे ही बोलते हैं नदी का कायाकल्प। ठीक है, इट मींस कि व्हेन रिवर इज सेट, इट मींस रिवर इज सेट टू बी रिजुवेनेट व्हेन इट्स इरोड इट्स लैंडस्केप, ठीक है, इन रिस्पांस टू इट्स बेस लेवल। और ये कैसे होता है, आइदर जब पहली कंडीशन, जब भूमि, इसमें पहले क्या होता है कि या तो भूमि का स्तर जो स्तर है वो उड़ जाता है, किसके द्वारा, सेडिमेंट द्वारा, ठीक है, और या फिर आपका समुद्र का जल स्तर कम हो जाता है। ठीक है, अर्थात या तो लैंड एरिया जो है वो अपलिफ्ट हो जाता है, या सी लेवल डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। चलिए, अभी किस किस फेज में कैसे कैसे परिवर्तन करती है इसको हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या चेंजेस आते हैं नदी के पूरी यात्रा में, उसके जीवन काल में, तो उसको हम पढ़ते हैं। चलिए, ये क्लियर है। ओके,
तो अब हम पढ़ते हैं कि रिवर रिजुवेनेशन के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आएंगे। तो मैं आपको उसको लिख देता हूं, उसको वन बाय वन क्लियर करेंगे। ओके, चलिए। तो इसमें अब रिवर जो रिजुवेनेशन होता है, इस प्रोसेस में कई सारे जो है इसमें चेंजेस होते हैं। अब वो क्या क्या चेंजेस हैं इसमें हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक इसमें बनते हैं, ठीक है, नदी कायाकल्प में क्या क्या चेंजेस परिवर्तन होते हैं इसको हम पढ़ रहे हैं। तो एक तो बनता है कैनियन, ठीक है, कैनियन को तंज घाटी भी बोलते हैं। पर कैनियन, हाँ, जो रिवर रिजुवेनेशन में जो आपको ये पॉइंट्स लिख रहा हूं, इसको आप जहां तक हो सके आपका जो है इंग्लिश में ही प्रेफर करना है, क्योंकि इंग्लिश में ही कई बार ये आते हैं, इनकी हिंदी टर्मिनोलॉजी कई बार नहीं पूछी जाती। इसको हिंदी में ही वो आपको कैनियन लिख के दे देगा ऐसे, ठीक है, वो आपको तंज घाटी में लेके कैनियन लिख देगा। उसको इंग्लिश को ही प्रेफर करता है, तो आपको इंग्लिश को ही, आप इसको इस वाले टॉपिक में विशेषकर इंग्लिश को प्रेफर करना, ठीक है। तो कैनियन इसी के साथ बनते हैं कि आपके गॉर्ज, इसको खड्डा भी बोलते हैं, ठीक है, कैनियन को महाखड्डा भी बोलते हैं, ठीक है, कैनियन गॉर्ज, वाटरफॉल, ठीक है, इसको तो हम झरना बोलते हैं, निक पॉइंट, नोकदार, बिंदु, निक पॉइंट। नेक्स्ट आपका मिएंडर्स, मोड़ या नागिन मोड़ या बल भी बोलते हैं इनको, ठीक है। फिर आपका इसी में हम पढ़ेंगे ऑक्सबाउ लेक, इसको बोलते हैं हम, गोखुर झीलें, ठीक है, ऑक्सबाउ लेक या गोखुर झीलें। इसी में हम पढ़ेंगे रिवर टेरेस, नदी छत। ओके, चलिए, इसी में हम अभी पढ़ेंगे आगे डेल्टा एस्चुरी भी हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए। एक इसमें हम रैपिड्स को, इसको रैपिड्स और डेल्टा और एस्चुरी नेक्स्ट में कवर करेंगे, तो इसमें लिख देता हूँ, ठीक है। एस्चुरी ये मेन है आपके। चलिए, तो इससे पहले मैं बता दूं आपको रिवर रिजुवेनेशन, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई अभी, आपको दो तरीके से होती है कि जब आपका या तो लैंड लेवल लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो जाए, या फिर आपका समुद्र का जल स्तर सी लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है। आपका रिवर रिजुवेनेशन तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? ये तीन प्रकार से होता है। पहले मैं वो समझा दूं, फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। ये आपका तीन प्रकार से होता है रिवर रिजुवेनेशन। ओके, पहला जो है इसको बोलते हैं हम पहला जो है डायनामिक, ठीक है, डायनामिक रिजुवेनेशन, या इसी को बोलते हैं हम गतिशील। क्या होता है? गतिशील नदी कायाकल्प, ठीक है। पहला होता है नदी, ये आपका तीन प्रकार से होता है, डायनामिक या गतिशील बोलते हैं रिजुवेनेशन इसको। दूसरा होता है यूस्टैटिक, यूस्टैटिक को बोलते हैं आपका यही कहलाएगा यूस्टैटिक। और तीसरा होता है स्टैटिक, स्टैटिक को बोलते हैं आपका स्थैतिक, ठीक है, इसको स्थैतिक कहा जाता है। क्लियर है? तो जो मैंने आपको भी बताया था कि नदी का जो कायाकल्प वो दो प्रकार से होता है मेनली। तो देखो, डायनामिक इक्विलिब्रियम जो क्या है कि इट हैपेंस द अपलिफ्ट, जब कब होता है कि जब अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड एरिया, ठीक है। ये वैसे ही होता है कि जब आपका जो लैंड है, ठीक है, ये आपका भूमि है, और ये आपका मैंने आपको बता चुका हूँ इसको, लेकिन तीनों प्रकार से बता रहा हूँ। और ये आपका, ठीक है, ये नदी बह रही थी, ठीक है, नदी बह रही थी, और ये समुद्र का स्तर था, ये आपका समुद्र था, ठीक है, ये सी था।
तो जब लैंड एरिया ऊपर उठ जाए, ठीक है, कैसे, ये अब भूमि कैसे ऊपर उठेगी, जब अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी नदी और तट पर छोड़ देगी, तो आपका अब यहाँ पर सेडिमेंट जमा हो गए, ठीक है, अब यहाँ पर सेडिमेंट जमा हुआ कई सारे, ठीक है, तो अब जब नदी आ रही है तो नदी कैसी आएगी, इस पे से ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, ऊपर से नीचे की ओर गिरी ना, तो इस कंडीशन में लैंड एरिया ऊपर हो गया और सी नीचे हो गई, तो ये कौन सा है, डायनामिक रिजर्वेशन या गतिशील नदी कायाकल्प, ठीक है। जब आपका नदी सेडिमेंट्स लेके आके जमा कर दे तट पर या कोस्ट पर, और फिर जो है नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक में आपका सी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसको सी लेवल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जब आपका इस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपका समुद्र है अभी आपका, ठीक है, ये आपका सी है, ये आपका लैंड है, ठीक है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, ये नदी बह के आ रही है, ठीक है, अब नदी बह के आ रही है, अब अचानक से सी लेवल डिक्रीज हो गया, कैसे, अब आपको बताया था मैंने ऑपरेशन द्वारा, तो ये सी लेवल डिक्रीज हो गया, तो अब नदी जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है, ये ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी, फिर एक चेंजेस हुआ। और तीसरा होता है स्थैतिक। स्थैतिक में क्या होता है, इसको आप समझ लो, ये मैंने नहीं समझाया, तो ये आपका अगेन लैंड है, ये आपका सी है, ठीक है, अब इसमें, ठीक है, ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये नदी बह के आ रही है। अब इस कंडीशन में जब अचानक से नदी में ओवरफ्लो बढ़ जाता है, ठीक है, अचानक से जो है नदी का जो रन ऑफ वाटर बढ़ जाए, पानी कैसे बढ़ेगा नदी में, नदी में पानी बढ़ेगा आपका, या तो ग्लेशियर्स पिघल जाए ज्यादा, ठीक है, या तो जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो जैसे कि आपका गंगा नदी है, तो अगर हिमालय ग्लेशियर्स पिघले गर्मी के दिनों में, तो आपका गंगा का जो है वाटर फ्लो बढ़ जाएगा, रिवर डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। डिस्चार्ज हमने पढ़ा लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में। तो वैसे ही जब आपका लैंड जो है इसमें, हाँ इस पे बात कर रहा हूं स्थैतिक पे, तो जब नदी का एकदम से बहाव बढ़ जाता है, तो नदी जब इसके बाहर निकल जाती है लैंड के, और अचानक से जब गिरेगी, तो यहाँ पर जो है इसका भी चेंजेस होगा। क्यों, क्योंकि नदी जब एकदम तेजी से आएगी, जब नदी में पानी की मात्रा बढ़ेगी, नदी का जो है वॉल्यूम का स्पीड, उसका नदी का जो वॉल्यूम है, ये नदी का सॉलिड वेलोसिटी बढ़ेगी, नदी तेजी से आएगी, तो जो है ज्यादा मिट्टी वहां से हटाएगी, बेस लेवल ज्यादा इरोड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से चेंजेस आएंगे किसमें, स्थैतिक में, क्योंकि जब आपका नदी का पानी का बहाव तेज हो जाएगा, नदी अपने साथ ज्यादा सेडिमेंट्स लेके जाएगी, उसको तेजी से गिराएगी, तो नदी का जो है वहां पर पूरा जो ये बेस लेवल है, ठीक है, ये बेस लेवल चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नदी का बहाव तेज हो गया इस कारण, ओके। और यहाँ पर जो है फिर गड्ढानुमा आकृति बनेगी, जैसे ट्यूबवेल क्या बनती है वैसी आकृति, वे आकृति, ठीक है। तो ये आपका नदी का आयतन 3 प्रकार से होता है, ओके। तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, मेन हमको जो पढ़ना है वो इन पॉइंट्स को पढ़ना है। तो ये वह पूरे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये रिवर रिजुविनेशन के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग पढ़ते तो हैं, इसको इंडिविजुअली हम पढ़ते हैं, पर ये आते किसके अंतर्गत है, किसके अंडर में कवर होते हैं, ये सब नदी कायाकल्प का ही एक परिणाम है, ये रिजल्ट है किसका, रिवर रिजुविनेशन का। क्लियर। तो ये सब अलग अलग जो हमने जो टर्म्स लिखे हैं, ये किसके तहत बनेंगे, रिवर रिजुविनेशन में, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं हम इसको वन बाय वन। तो दीज ऑल आर द रिजल्ट ऑफ रिवर रिजुविनेशन। चलिए, मेरा भी जो है इस गर्मी में रिजुविनेशन हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैनियन, ठीक है, कैनियन और पढ़ते हैं गॉर्ज, इन दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। गॉर्ज और कैनियन ज्यादा अंतर नहीं होता। चलिए देखिए, जब आपका नदियां मोस्टली जो है पहाड़ों से निकलती है, सपोज करें ये पहाड़ है, ठीक है, ये ऐसे पहाड़ है यहां पर, ठीक है, ये और भी ऐसे पहाड़ हैं, ये क्लियर। नदियों का जो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, ये दोनों में एक साथ पढ़ा दूंगा आपको, जो है गॉर्ज, गार्ज, इसको खड्डा या इसको गार्ज भी बोल देते हैं, सीधे हम गार्ज ही बोलते हैं, कैनियन। तो गार्ज और ये गॉर्ज और कैनियन हम एक साथ पढ़ लेंगे। तो जब नदियों का उद्गम होता है, उद्गम मतलब सोर्स, ठीक है, मैंने आपको बताया था नदियां कहां से निकलती है, पर्वतों से या पहाड़ों से निकलती है। तो नदियों का जब उद्गम होता है, जब नदी का उद्गम होगा, तो आप देखेंगे जब नदी का उद्गम होता है तो नदी यहाँ कहीं से ऊपर से निकलेगी, तो नदी इससे निकल के आ रही है, ठीक है, इससे निकल के आई, फिर यहाँ से ये भी आपका। तो जब नदी का उद्गम होता है, नदी पहाड़ों के बीच से निकलती है, अब नदी यहाँ पर पहुंची, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, नदी देखिए, ठीक है, नदी यहाँ से निकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, क्योंकि नदी यहाँ पर पहुंची,
तो अब नदी जब जैसे कि कहीं पर पानी बहता है, तो पानी बहता है तो नदी, जैसे कि अगर नदी है, ये नदी बह के आ रही है और ये आपका पूरा लैंड, ठीक है, ये आपका भूमि है, ठीक है। अब जब बाढ़ आती है तो नदी क्या इसको पूरा काट देती है, ठीक है। अगले साल जो होगा फिर हर साल दर साल जो है नदी का पार्ट चौड़ा हो गया, बोलते हैं ना नदी का पार्ट चौड़ा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि नदी ने इतनी मिट्टी जो है पूरी काट दी, इतनी मिट्टी नदी ने पूरी काट दी। अब नदी जो है ये ऐसी चौड़ी हो गई है, ठीक है। अगले साल तो ये आपका ईयर बाय ईयर जो है इसका पार्ट चौड़ा होता जाता है, ठीक है। तो वैसे ही बात करें, जब नदी यहां पर बहेगी तो अब यहां पर दोनों ओर क्या होता है, ये अगर इनके बीच में से नदी बहेगी, ठीक है, ये आपका हिल्स है, ये आपका हिल्स है। अब नदी बीच में बह रही है, ठीक है। अब क्या है, नदी बह रही है तो नदी ये जो है आपका हार्ड रॉक्स है, ठीक है। ये आपकी कठोर चट्टान है, ये वाली जो मैंने लाल से मार्क करी है, ये कठोर चट्टान है। अब नदी यहां से बही तो नदी इसका जो है ऐसे में इरोजन नहीं कर पाएगी, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षैतिज और इसको बोलते हैं वर्टिकल को लंबवत, ठीक है। तो अब नदी जो है इरोजन तो करेगी, क्योंकि पानी अपने साथ इरोजन या अपरदन तो करेगा, पर वो आपका हॉरिजॉन्टल इरोजन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये जो पहाड़ है ये कठोर चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। ये आपका कठोर चट्टान है, इसका इरोजन करना है, इसका अपरदन या क्षरण करना उतना आसान नहीं है। तो नदी क्या करती है, वो पानी इरोजन तो करता है लेकिन वो हॉरिजॉन्टली ना करके वो कैसा करता है, वर्टिकली करता है, ठीक है। तो पानी जो है वो ऐसे में इरोजन ना करके कैसे में करेगा, नीचे गहरे में। तो ये जो ब्लैक में दिख रहा है सेडिमेंट्स ये कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे ऐसे करके, और ये जो है इसको इरोजन करते जाएगी नीचे की ओर, जमीन में अंदर नीचे की ओर, ओके। तो जो है यहाँ पर ये एक वी शेप की वैली बनती है। क्या बनती है? वी शेप की वैली बनती है। इसी को बोलते हैं जो गॉर्ज और इसी को बोलते हैं कैनियन। जब ये वी शेप की वैली है, ठीक है, तो आपका गार्ज या कैनियन क्या होता है कि जब नदी पहाड़ों से निकलती है, तो अब ये यहां पर इसको यहां समझिए, जब नदी पहाड़ों से निकली, ठीक है, यहां पर, तो अब नदी जो है इसका इरोजन नहीं कर पाएगी, इसका इरोजन नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि कठोर चट्टान है। तो नदी क्या करेगी, इसको नीचे की ओर, ठीक है, इरोजन कैसा करेगी, वर्टिकली इरोजन करेगी, नीचे की ओर जो है इसको इरोजन करेगी। तो ये ब्लैक कलर लगा, मैं इसको मिट्टी मानो, ठीक है, ये ब्लैक कलर मिट्टी मानो। तो पानी बह तो रहा है, अब पानी कैसा, तो अब इसको नहीं काट पा रहे नदी, तो इसको कम करा, फिर इसको कम करा, तो जो वी शेप की वैली बनती है, तो ये कैसी बनती है, वी शेप की वैली। कैसी वैली बनी है, कौन सा शेप बना, ये वी शेप। तो जब पहाड़ों के या नदी के, जिसको बोलते हैं नदी की युवावस्था, हम इसको पढ़ेंगे आगे, तो नदी की जब इनिशियल स्टेज होती है, तो इनिशियल स्टेज में नदी ये जो वी शेप वैली बनाती है, कैसे बनाएगी, वर्टिकल इरोजन से। उसी को क्या बोलते हैं, गॉर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को गार्ज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। और जब ये वी शेप की वैली और ज्यादा गहरी हो जाए, जब ये और ज्यादा गहरी हो जाए, इसको और अर्थ ने इरोजन करा और ये वी शेप की वैली अब कितनी, इतनी गहरी हो गई। तो जब वी शेप वैली या जो वी शेप की घाटी और ज्यादा गहरी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फिर क्या, कैनियन, ठीक है। तो गार्ज और कैनियन यही है, बस जब वी शेप की वैली कम होती है तो क्या कहलाती है, गार्ज, और जब वी शेप की वैली और गहरी हो जाए तो ये कहलाती है कैनियन, और ये कहलाएगी ये वाली गार्ज। क्लियर है? तो कैनियन या गार्ज जो है ये बनते हैं नदी की युवावस्था में, यूथ एज में। हम पढ़ेंगे अभी लाइफ साइकिल ऑफ रिवर, क्लियर है। तो कैनियन या गार्ज जो किससे बनते हैं, तो जो वी शेप की जो घाटी होती है, जब वी शेप की घाटी, ठीक है, तो वी शेप की घाटी जब कम हो तो गार्ज बनता है, और यही गहरी हो जाए तो क्या बनता है, कैनियन बनता है, तंज घाटी बनती है। क्लियर है? चलिए, एक ग्रैंड कैनियन सुना होगा आपने, वो ग्रैंड कैनियन नाम है क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो कैनियन या वी शेप वैली है पूरे वर्ल्ड की, जो यूएसए में बनती है, बोलते हैं ग्रैंड कैनियन, जो रिवर से। क्लियर है? तो यही वी शेप की घाटी या वैली जो नदी के वर्टिकल इरोजन का रिजल्ट है, क्या, गार्ज और कैनियन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, इसको मैं आगे नहीं बताऊंगा आपको जब लाइफ साइकिल ऑफ रिवर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आपका पहला क्लियर हुआ, आपका क्या, कैनियन और गार्ज, ठीक है। कैसे कि जो वी शेप की वैली जब छोटी होगी तो क्या कहलाएगी, गार्ज, और जब वी शेप की वैली बड़ी हो जाएगी तो क्या कहलाएगी, कैनियन। इतना ही था ना। चलिए, तो अब इसमें हम आगे वाटरफॉल पढ़ेंगे। तो अभी आपने कैनियन और गॉर्ज देखा, वो हम पढ़ेंगे इसमें वाटरफॉल, नेक पॉइंट, ये दोनों चीज आपको कवर कराऊंगा इसमें।
ठीक है। वाटरफॉल के साथ हम इसमें एक प्लंज पूल भी एक वर्ड होता है, प्लंज पूल इसको कवर कराऊंगा इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं वाटरफॉल। तो वाटरफॉल बनते कैसे, देखिए आप, ये पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ से नदी का उद्गम हुआ, नदी निकल के आई। अब नदी निकल के आई तो ये एक आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपका सरफेस है, सरफेस की बात चल रही है। अब यहां से थोड़ा सा अगर इसमें वेरिएशन देखें, यहां से थोड़ा सा वेरिएशन था इसमें, ऐसा आपका प्लेन से वेरिएशन होते ही, आप ऊपर से नीचे को रहेंगे तो आप हल्का सा वेरिएशन देखेंगे। आपको थोड़ा सा वेरिएशन कम कर देता हूं, चलो इतना वेरिएशन था आपका। अब ये जो चट्टान है ये आपकी हार्ड रॉक थी, ठीक है, हार्ड रॉक थी, चट्टान थी, और ये आपकी सॉफ्ट थी अर्थात नम चट्टान थी, ठीक है। ये आपका हार्ड सरफेस था ये वाला, और ये आपका सॉफ्ट सरफेस था। अब पानी बहता हुआ आया, ठीक है, नदी बहती हुई आई, तो नदी का अभी ऐसा इस तरीके से नदी बह रही है, रेड कलर में आपको दिख रही है, नदी इस तरीके से बह रही है। लेकिन आप देखेंगे आप अचानक से, क्योंकि नदी जब बहती है तो मैंने बताया था कि इरोजन करते हुए चलती है, नदी अपनी घाटी को गहरा करती है, इरोजन करती है अर्थात मिट्टी को जो है बाहर चले जाती है। अब नदी ने इरोजन करना चालू किया, तो ये हार्ड सरफेस है, ये कठोर चट्टान है, इसका इरोजन आसानी से नहीं होगा, और ये सॉफ्ट जो चट्टान है, नरम चट्टान, इसका इरोजन, ये इसका अपरदन तेजी से होगा। तो अब इसने इरोजन करा, तो ये इसने इतना इरोजन कर दिया, और ये अब ये नदी यहां से बहने लगी। नदी कहां से बहने लगी, अब ये इरोजन करके ये वाली सरफेस चली गई, अब नदी यहां से बह रही है, नदी का तल चेंज हो गया, नदी का बेस और डाउन हो गया, ठीक है, नीचे की ओर हो गया। ये नदी पहले ये बह रही थी, अब ये नदी यहां से बह रही है, नदी का बेस नीचे की ओर हो गया, ठीक है। तो अब नदी ऐसी बह रही है, देख रहे हैं आप, ये नदी का पाथ हो गया। अब फिर कंटिन्यूअसली नदी वहां से बह रही है, हार्ड सरफेस एज इट इज रहेगा, इसका बिल्कुल माइनर सा इरोजन होगा, लेकिन जो नम चट्टान है वहां पर जैसे पानी का बहाव तेज होगा, ढलान हुई तो पानी और तेजी से बहा, तो इरोजन और हुआ। तो अब ये सरफेस कहां से हो गई, अब ये सरफेस यहां से हो गई, अब ये ऐसे बह रही, तो अब सरफेस चेंज होती जा रही है। आप देखिए जो बेस सरफेस है नदी की वो चेंज होती जा रही है। अब नदी कहां से बह रही है, अब नदी यहां से बह रही है, कहां से, यहां से बह रही है। अब ये वाला वापस से चेंज हुआ, अब नदी यहां से बह रही है, देख रहे हैं आप, ये देखिए अब नदी ऐसे बहने लगी, अब फिर इसमें और चेंज हुआ, फिर अब नदी यहां से बहने लगी, ठीक है, अब नदी यहां से बहने लगी, फिर चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसका इरोजन हो रहा है। तो अब नदी ऐसे बहने लगी, देखा आपने, और एक समय बाद आप देखेंगे कि इरोजन ये ऐसा हुआ, और इस तरीके से ये जो सरफेस था ये ऐसा हो गया, और नदी फिर ऐसे बहने लगी। तो अब नदी, अब ये भी चेंज हो गया, अब नदी कैसे बह रही है, ठीक है। तो अब नदी इसकी बजाय कहां से गिर रही है, अब नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगी, दिख रहा है आपको, अब नदी ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगी, ठीक है, ये देखिए आप, और नदी फिर ऐसे बह रही है, देख रहे हैं, नदी फिर ऐसे बहने लगी। तो वर्टिकली या लंबवत तरीके से पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, लंबवत तरीके से पानी का ऊपर से नीचे की ओर गिरना क्या कहलाता है, यही कहलाता वाटरफॉल। तो यही आपका क्या है, वाटरफॉल है, या इसी को बोलेंगे क्या, झरना। झरना ये इसी को बोलते हैं जलप्रपात, क्या बोलते हैं इसी को, इसका एक नाम क्या है, जलप्रपात भी इसी को कहा जाता है। जलप्रपात या झरना या वाटरफॉल, जब पानी ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकली गिरे, लंबवत तरीके से गिरे, तो उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। आपने कई सारे से जोग या गरसोप्पा है, आपका कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहज धारा, ये बनते हैं आपके नर्मदा नदी पर बनते हैं। आपने भी कई जगह, अगर आप पिकनिक के लिए गए होंगे, झरने गिरते हैं चट्टानों से, ठीक है, तो काफी एक मनोरम दृश्य होता है, वो देखने के लिए लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं। वाटरफॉल नेचुरल ब्यूटी के ये लोग उसको देखने जाते हैं। दिख रहा है आपको ये वाटरफॉल क्यों हुआ, क्योंकि कठोर चट्टान, इसका क्षरण नहीं हुआ, इसका इरोजन नहीं हुआ, और सॉफ्ट चट्टान का इरोजन कंटिन्यूअसली होता रहा। तो पानी अब ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, और पानी के ऊपर से नीचे की ओर गिरने को, पानी के लंबवत तरीके से गिरने को, पानी के वर्टिकली डाउनफॉल नीचे जाने को क्या बोलते हैं, वाटरफॉल या झरना, ठीक है। इसी में मैंने बताया था कौन सा एक पॉइंट, निक पॉइंट। तो जहां से वेरिएशन शुरू हुआ, जहां पे ये वेरिएशन हुआ, इसी को बोलते हैं निक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं निक पॉइंट, इसी को बोलते हैं नोकदार बिंदु। आप निक पॉइंट याद रखें, क्या बोलेंगे इसको, निक पॉइंट। कहां से, देखिए ये यहां से ये निक पॉइंट हो गया, अगर यहां पे ये चेंज आया तो ये निक पॉइंट हो गया, ये चेंज आया तो ये निक पॉइंट। तो जहां से पानी ऊपर एकदम से नीचे गिरता है, ये, ठीक है, ये तो ये सब क्या है, ये निक पॉइंट्स है। क्लियर।
निक पॉइंट हो गया, वाटरफॉल हो गया। इसी में एक वर्ड आता है प्लंज पूल। क्या आता है? प्लंज पूल। तो जब झरना ऊपर से नीचे की ओर पानी गिरता है, जहां झरना के एकदम पानी गिरता है वहां पर एक थोड़ा गड्ढानुमा आकृति बन जाती है, जिसमें अगर वाटरफॉल से पानी गिरना बंद भी हो जाए तब भी उसमें पानी भरा होता है। ठीक है, अगर उसमें ऊपर से पानी गिरना जैसे वाटरफॉल बंद भी हो जाए, नदी का बहाव रुक भी जाए, तब भी यहां पर जो है आप देखेंगे कि पानी भरा रहेगा, पानी का बहाव रहेगा। इसी को बोलते हैं प्लंज पूल। क्या बोलते हैं इसी को? प्लंज पूल। जैसे पूल मतलब क्या होता है? जहां पर स्विमिंग पूल होता है ना आपका, जहां पर पानी भरा रहे, तो नेचुरली जब झरना ऊपर से नीचे को गिरता है वहां पर एक गड्ढा बन जाता है। किससे? पानी की वेलोसिटी से, पानी की स्पीड से बन जाता है। कभी आपने ट्यूबवेल चलता हुआ देखा होगा, तो ट्यूबवेल जब चलता है तो वहां पे एकदम जहां पर ट्यूबवेल का पानी गिरता है वहां पर कंटिन्यूअसली उस प्रेशर से वहां पर एक गड्ढा हो जाता है। ठीक है, तो उसको वो एक गड्ढा स्वयं बनता, खोदते नहीं है उसको, ठीक, उसको डिग नहीं करते। वैसे हम स्विमिंग पूल होता है जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं नहाने के लिए, वैसे जब झरना ऊपर से गिरता है तो पानी की स्पीड से, वेलोसिटी से, वेग से यहाँ एक गड्ढा बन जाता है, पानी कंटिन्यूअसली भरा होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्लंज पूल बोलते हैं। क्लियर? तो इसी में एक प्लंज पूल भी लिख लेंगे हम, वाटरफॉल, और इसी के यहां पर हम चाहे तो एक प्लंज पूल लिख सकते हैं। ओके, प्लंज पूल। क्लियर है? तो प्लंज पूल, ये वाटरफॉल और ये निक पॉइंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर हमने कंप्लीट किया कैनियन, गॉर्ज, वाटरफॉल, प्लंज पूल, निक पॉइंट। अब मैं आपको बताऊंगा रिवर टेरेस। ठीक है, रिवर टेरेस पढ़ेंगे हम और रैपिड्स पढ़ेंगे, उसके बाद मैं ऑक्सबाउल लेवल मेंडर पे आऊंगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रिवर टेरेस। देखिए, जब नदी बहती है, ये नदी बहती हुई आ रही है, तो नदी का एक निश्चित पाथ होता है। सपोज करें ये एक घाटी है, ठीक है, ये एक घाटी है। अब नदी यहां से इस घाटी से इस घाटी को बनाऊं मैं ऐसा, तो ये एक घाटी है, ये, ठीक है। अब जो है नदी कहां से बहते हुए आ रही है? इतने बहते हुए आ रही है। ठीक है, तो ये घाटी बन गई, यहां से इसमें एकदम से उठाव आ गया, यहां से एकदम से उठी हुई है। क्लियर? यहां से उठी हुई है ये घाटी ऐसे में, और ये नदी बहती हुई आ रही है। अब नदी में जब बाढ़ आएगी, नदी में बाढ़ आएगी तो नदी बोलते हैं नदी में बाढ़ आ गई। ठीक है, ये नदी ओवरफ्लो हो गई, तो अब नदी जो इसका पार्ट छोड़ा हुआ है, अब नदी यहां से बहने लगी। ठीक है, तो अब नदी कहां से बह रही है? यहां से बह रही है। तो नदी जब बहती है, आपने देखा होगा कभी नदी में, आपने जब भी देखा तो नदी के दोनों ओर एक ऐसा एरिया होता है, आपको दूर से दिखेगा कि नदी है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये आपकी घाटी है, ठीक है, अगर ये आपकी घाटी है तो आपको लगेगा ये इसमें से यहाँ दोनों ओर से ऊपर घाटियां होती हैं और इसमें से नदी बह रही होती है। ठीक है, नदी तो कितने में बह रही है, तो ये घाटी बनी कैसे? अर्थात जब वर्षा या रेनफॉल या मानसून के टाइम पे नदी जब बाढ़ चढ़ी होगी या बाढ़ आई होगी, तो यहां तक का पूरी मिट्टी काट के लेगी नदी। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये यहां तक की मिट्टी कट गई है। ठीक है, यहां तक की, तो इसके ऊपर का सरफेस जो है, ये सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं रिवर टेरेस। क्या बोलते हैं इसी को? रिवर टेरेस, या इसी को बोलते हैं नदी छत। और ये जो है, ये कौन सा होता है? ये एलुवियल सॉइल होती है। कौन सी? एलुवियल प्लेन बोलते हैं इसको, एलुवियल प्लेन बोलते हैं, क्योंकि जरूर नदी अपने साथ कौन सी मिट्टी लेके आती है? जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल लेके आती है। तो आमतौर पर जो नदियों के आसपास जो ऊपरी घाटी पाई जाती है उसको बोलते हैं एलुवियल टेरेस या रिवर टेरेस। ठीक है, ये नदी छत हो गया। अब अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है और ऐसा हो, ठीक है, ये और ऐसा हो, तो ये एक नदी छत ये भी हो गया, रिवर टेरेस 1, रिवर टेरेस 2, ये आपका रिवर टेरेस ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है, तो अब नदी हो सकता है यहां से बह रही है। तो नदी जब बहती है, ठीक है, नदी जब बहती है, एक बार ध्यान से देखिए, तो नदी के दोनों ओर ये बेस है नदी का ब्लैक कलर में, तो नदी के दोनों ओर कुछ ऐसे मैदान दिखते हैं, ये नदी घाटियां दिखती हैं। ठीक है, ये ऐसे नदियां, ये मैदान है, घाटियां हैं। तो नदी के दोनों ओर जो आपका चौड़ा पार्ट दिखता है उसी को बोलते हैं रिवर टेरेस या नदी छत। ठीक है, तो ये आपका रिवर टेरेस है, ये आपका रिवर टेरेस है। क्लियर? और एक से अधिक रिवर टेरेस भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं एक से अधिक रिवर टेरेस हो सकते हैं? आपके देख लीजिए इसको भी, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, ये अब नदी अगर इतने में बह रही है, नदी अगर इतने में बह रही है, तो ये आपका रिवर टेरेस पहला हो गया, ये रिवर टेरेस 2 हो गया, ये रिवर टेरेस 3 हो गया। अगर ये ऐसे चौड़ाई में कई सारे पार्ट होंगे, ये एक तो टेरेस ये हो गया, एक टेरेस ये हो गया, एक टेरेस आपका ये हो गया।
क्लियर। तो ऐसे कई सारे घाटियां, रिवर टेरेस, नदी छत हो सकते हैं। क्लियर। चलिए, और ये बस आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था ये कि रिवर टेरेस में कौन सी मिट्टी होती है, ये नदी छत जो होते हैं वो कौन सी मिट्टी के होते हैं, तो ये एलुवियल प्लेन होते हैं। क्लियर। चलिए, कुल मिला के नदी के आसपास का क्षेत्र क्या आता है, रिवर टेरेस। बस आप इतना याद रखना, नदी छत। क्लियर। जहां पर कभी बाढ़ का पानी पहुंचा तो वो घाटी का पानी, मिट्टी कट के इरोड होके नदी में चली गई। तो रिवर टेरेस कंप्लीट आपका। अब रैपिड्स पढ़ते हैं। रैपिड्स क्या होता है सुनिए, ये भी बनते हैं जब आपका हार्ड और सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन होता है, जब आपकी कठोर चट्टान और नरम चट्टान का जब कॉम्बिनेशन होता है तो आपका बनती है क्या, रैपिड्स बनते हैं। रैपिड्स ये इसको उतार बोलते हैं। ठीक है। इसका अगर आपने नाम सुना होगा, आप में से अगर किसी ने रिवर राफ्टिंग करी, आपने वर्ड सुना होगा रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग एक्चुअल में एक एडवेंचरस स्पोर्ट है। जैसे कि लोग जाते हैं अपने ऋषिकेश, नॉर्थ में जाएंगे आप तो ऋषिकेश में, आपका हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग होती है। जैसे कि आपको होता है ना हिल क्लाइंबिंग होती है, तो आपका एक एडवेंचर स्पोर्ट है रोप क्लाइंबिंग या बंजी जंपिंग, वैसे ही एक रिवर राफ्टिंग होती है। उसमें होता क्या है कि आपको बोट पर बिठा देते हैं, उसमें 3 से 4 लोग होते हैं, हो सकता है 2 लोग हो, सिंगल लोग हो, और आपको हाथ में वो चप्पू दे देते हैं। ठीक है। और आपको फिर नदी में आपको एक पॉइंट से एक पॉइंट तक वो आपका रिवर राफ्टिंग कराते हैं, जो भी उनका अमाउंट होता है। तो काफी एडवेंचरस लगता है। उसमें होता क्या है, जब भी आप नदी में जाएंगे, स्टार्टिंग में नदी एकदम बिल्कुल स्टिल वाटर होता है, नदी का बहाव होगा। जैसे ऋषिकेश की बात करूं, मैं रिवर राफ्टिंग करी उसमें खुद भी, तो स्वयं जब उसमें जब जाते हैं तो एक जगह आपको एकदम ऐसा मेन जो उसमें बोलते हैं कि आपका रैपिड्स आने वाले हैं। कभी आपने रिवर राफ्टिंग करी होगी या करेंगे तो बोलेगा आपसे रैपिड्स आने वाले हैं, तो आप जो पकड़ के रखो बोट को, क्यों, नहीं तो गिर जाओगे, आप नदी में गिर जाओगे। रैपिड्स मतलब जैसे कि आपने कभी रोड पे ट्रेवल करा होगा, तो रोड पे एक ब्रेकर होता है ना, ऐसा एक ब्रेकर आया, फिर आप बढ़ गए। कई बार आपने देखा होगा हाईवे आप गए होंगे, जैसे कि आप टोल के पास गए होंगे, खासकर टोल के पास से कई बार रोड पे होता है कि ऐसे कई सारे ब्रेकर्स होते हैं, ऐसे देखा आपने। तो ये कई सारे ब्रेकर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ये, ताकि वाहन एकदम जो है स्लो हो जाए। इस पे से एक बार चला गया, इस पे कई बार जो एकदम आप लगता है बच्चों को बड़ा मजा आता है, इस पे बच्चों को लगता है एकदम जैसे झूले झूल रहे हो। ठीक है। तो ये छोटे छोटे आपको दिख रहा है ब्रेकर्स टाइप के कंटिन्यूअसली, ये कहां पर है, ये रोड पर है। तो ऐसे ही जब आकृति बनती है नदी के नीचे सरफेस पे, बेस पे, तो उसी को क्या बोलते हैं, रैपिड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को, रैपिड्स। वो बनते कैसे, इस पे हम, ठीक है, ये तो आपका आर्टिफिशियली आपने बना दिया, जो भी सीमेंटेड रोड से या डामर जो रोड है, तो आपने ये बना दिया। ये जो कंटिन्यूअसली ब्रेकर दिख रहे हैं ये रोड पे, तो ऐसे ही एक आकृति बनती है किसमें, नदी के अंदर सरफेस पे, उसी को बोलते हैं रैपिड्स। क्या बोलते हैं उसको, रैपिड्स। तो मैंने बताया जब आप रैपिड जब आप जाते हैं उस पे आपकी बोट एकदम ऐसे हिलोरे मारती है। ठीक है। आपने कभी मूवीज में वीडियो में देखा होगा, हिलोरे मारती है, उन्हीं को बोलते हैं रैपिड्स। वो बनते कैसे आप देखिए, वो बनते हैं आपके हार्ड और सॉफ्ट रॉक के कॉम्बिनेशन। देखिए ये आपका एक बेस है। ठीक है। ये एक बेस बना दिया मैंने। अब यहां पर ये हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट और हार्ड। ठीक है। ये हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड। अब देखिए ये कठोर चट्टान है, तो कठोर चट्टान का इरोजन नहीं होगा या बहुत कम होगा, और नरम चट्टान का इरोजन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसका नहीं होगा, इसका इरोजन हो जाएगा, इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर। अब जब नदी ऊपर से बहते हुए आ रही है, ठीक है, नदी बहते हुए आ रही है, तो नदी हार्ड सरफेस पर निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही सॉफ्ट पे पहुंचेगी तो एक समय बाद इसका इरोजन कर देगी। ठीक है। तो अभी ये इसका तल जो है वो घिस गया और कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। ठीक है। अब देखें तो अब नदी इस पे नीचे की ओर गई। अब नदी क्योंकि अब पानी ऊपर क्यों उछला, क्योंकि नदी का बहाव, नदी ऊपर पहाड़ों से आ रही है, तो नदी का वेग या वेलोसिटी बहुत तेज है। और नदी में थोड़ा बहुत पानी नहीं है आपका, 1 गिलास 2 गिलास या 1 बाल्टी, उसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर है कि वो अपने आप गड्ढे में गिरेगी तब भी उसमें से निकल जाएगी। ठीक है। उसकी वेलोसिटी इतनी, उसकी स्पीड इतनी है कि उसमें जैसे कि आप जब ट्यूबवेल चलती है तो अगर आपने एक गड्ढे में 1 गिलास पानी दिया तो उसमें से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ट्यूबवेल में जब पानी गिरता है तो गड्ढे में जाके वो बाहर निकल जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी वेलोसिटी तेज और अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। तो वैसे ही नदी में अमाउंट ऑफ वाटर, रिवर डिस्चार्ज ज्यादा होता है और उसकी वेलोसिटी या उसका वेग बहुत तेज होता है, पानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। अभी हार्ड सरफेस पे आया तो नहीं बनेगा, फिर सॉफ्ट पे जाएगा, इसका इरोजन करेगा, इरोजन करा इसने, इसका तल ये ऐसा हो गया, घिस गया। ठीक है। अब इसका इरोजन करा तो अब नदी इसमें से फिर गई, फिर ऊपर पहुंच गई, फिर ऊपर पहुंची और फिर इसका इरोजन करा। ठीक है। ये सॉफ्ट आ गई ना, इसका फिर इरोजन करेगा तो ये तल ऐसा गहरा हो गया। ठीक है। अब नदी क्या फिर नीचे की ओर जाएगी। अब ये क्या ब्रेकर बना रही ना एक, और फिर हार्ड पे आएगी, हार्ड पे आई
और जैसे ही सॉफ्ट चट्टान आई इसने फिर जो है नीचे की ओर जंप करेगी। तो अब उसका बेस कहां पर आ गया, यहां पर आ गया बेस, ठीक है। देख रहे हैं आप, चलिए तो ये अब फिर हार्ड आ गई, तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नदी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, नदी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है, आ रही है हार्ड, फिर नीचे गई ऊपर आई, नीचे गई ऊपर आई, नीचे गई ऊपर आई, नीचे गई ऊपर आई। तो एक ब्रेकर बन रहा है ना ऐसे रोड पे, ये ब्रेकर मैंने बनाया था, ऐसे ब्रेकर बन रहा है ना, ये जो मैंने ब्रेकर बनाए थे ऐसे ब्रेकर बन रहा है ना। तो ये जो पानी का एकदम जो है ऐसे हिलोरे मारते हुए पानी का नीचे से ऊपर की ओर उठना, या कॉम्बिनेशन ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, यही क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, रैपिड्स, ठीक है। ये रैपिड्स होते हैं और ये नदी में बनते हैं आपका प्लेन में, जब पहाड़ों से निकल के नदी नीचे आती है तो ये रैपिड्स बनते हैं। और यही आपका रिवर राफ्टिंग में वो मेन जो है आपको इसी के लिए बोलते हैं कि आपका रैपिड्स आने वाला, रैपिड्स आने वाला, एक रैपिड से, दो रैपिड से, तीन रैपिड्स, वो इन्हीं की बात करते हैं, क्लियर। तो ये कॉम्बिनेशन से बनता है किससे, हार्ड और सॉफ्ट रॉक के कॉम्बिनेशन से, कठोर और नम चट्टान से। नम चट्टान का इरोजन हो जाता है, हार्ड रॉक का इरोजन नहीं होता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब रैपिड्स हो गया, रिवर टेरेस, अब हम बात करेंगे मिएंडर्स की और ऑक्सबाउ लेक की, क्लियर। चलिए अब बात करें हम किसकी, मिएंडर्स और ऑक्सबाउ लेक की। देखिए मिएंडर्स इजी है, मिएंडर्स कैसे बनते हैं तो ये बता देता हूं आपको। जब नदी पहाड़ों से निकली, ठीक है, नदी पहाड़ों से निकली तो नदी का वेग तेज था, तो ऊपर पहाड़ों में क्या बनती है, वी शेप वैली बनती है, ठीक है। तो वी शेप वैली को क्या बोलते हैं हम, कैनियन या गौर। जब वी शेप छोटा होगा तो क्या बन जाता है, गौर, वी शेप बड़ा होगा तो क्या बन जाता है, कैनियन बन जाता है, हमने पढ़ा। लेकिन जब नदी मैदान में प्रवेश करती, जब नदी मैदान में प्रवेश करेगी तो नदी का वेग, नदी की वेलोसिटी थोड़ी जो है काफी कम हो जाती है। तो अब नदी अपने साथ लाए गए सेडिमेंट्स जो होते हैं इनको क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। कहां डिपॉजिट कर देगी इनको, यहां डिपॉजिट कर देगी, कुछ यहां डिपॉजिट, यहां डिपॉजिट, यहां डिपॉजिट, यहां, ठीक है, ये सेडिमेंट डिपॉजिट कर दिए। तो अब नदी क्या होती है, नदी जब आती है ये सेडिमेंट्स को आगे नहीं कैरी कर पाएगी तो इसके साइड से निकल जाएगी, ठीक है। ये रास्ते में आया तो ऐसे निकली, ये रास्ते में आया तो ऐसे निकली, ये इस सेडिमेंट से बचती हुई जाती है और इस तरीके से ऐसे मिएंडर्स बनाती है। तो जब नदी ऐसे मैदान में ऐसे जो बल बनाती है उन बल को ही क्या बोलते हैं, मिएंडर्स। क्या बोलते हैं इनको, मिएंडर्स, ये इनको बोलते हैं मोड़। ये लिखा आपका मिएंडर्स। मिएंडर्स या मोड़ या बल जो है ये आपके मैदान में बनते हैं, क्यों, क्योंकि इधर पूरे पे जो है क्या है, सेडिमेंट से। तो नदी को इस सेडिमेंट से बचना है, नदी को इन सेडिमेंट से बचना है, तो नदी इन सेडिमेंट्स के बचते हुए निकल जाती है और ऐसे बल बनाती है मैदानों में, क्लियर। और नदी का वेग इतना नहीं है, वेलोसिटी, कि वो इस सेडिमेंट्स को आगे कैरी कर पाए। अब यहां तो कर लिया, क्यों, नदी यहां पर स्लोप में बह रही थी, यहां नदी ऊपर से नीचे की ओर बह रही थी, पर यहां पर एक ही सरफेस से बहेगी, इसलिए सेडिमेंट्स को आगे कैरी नहीं कर पाती, क्लियर। अब इसी से क्या बनती है, ऑक्सबाउ लेक या गोकुर झीलें, क्या बनती है इसी से, ऑक्सबाउ लेक, गोकुर झीलें। वो कैसे बनती है उसको आप देखिए, समझ में आया। मिएंडर्स कैसे बनते हैं, मिएंडर्स बनते हैं सेडिमेंट्स को आगे कैरी नहीं कर पाने से, ठीक है। अब इसी में समझ लीजिए ऑक्सबाउ लेक या गोकुर झीलें। चलिए यहां पर आपका रैपिड्स भी कंप्लीट हो गया है। देखिए अब कैसे बनती है ऑक्सबाउ लेक। देखिए नदी पहले तो ऐसा सीधी बही, ठीक है, फिर नदी ने ऐसे रैपिड्स बनाए, ठीक है, फिर ये रैपिड्स और बड़े पानी के बहाव से, अब इस तरीके से बन रहे हैं रैपिड्स, ये ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे रैपिड्स बनते हैं इसको। अब ये इसको अगर मैं नदी के फॉर्म में बनाऊं ऐसा, ये देख रहे हैं आप रैपिड्स, ठीक है। देखिए अब इस नदी में पानी बह रहा है, ठीक है, इस नदी में पानी का फ्लो है। अब ये नदी में पानी का फ्लो दिख रहा है आपको, ये नदी में पानी का फ्लो है, रेड कलर में दिख रहा है आपको। चलिए देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जहां पर जो बाहर का एरिया होता है, जो बाहर का पोर्शन होता है, इसमें पानी का बहाव तेज होता है और अंदर की जगह पानी का बहाव यहाँ स्लो होता है, यहाँ फास्ट होता है, ठीक है। इस कोने पे फास्ट होगा, यहाँ स्लो होगा। जैसे कि आपने मौत का कुआं देखा, उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपने पढ़ा होगा, तो जब आप गाड़ी मोड़ते एकदम तो आपका बाहर की ओर बल पड़ता है, तो बाहर स्पीड तेज होती है, ठीक है, और अंदर स्पीड स्लो होती है।
तो होता क्या है कि यहाँ नदी जो है, नदी का पानी जब बाहर तेज होगा तो ये आर्क बढ़ता जाएगा। ये आर्क क्या होता है, देखिए जब नदी ऐसा बाहर से ऐसा करती है तो यहाँ पर क्या ये आर्क बढ़ता जाता है, क्योंकि नदी का फ्लो बड़ा है तो ये आर्क ऐसा बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो एक समय बाद होता क्या है कि जब ये आर्क बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब ये आर्क बढ़ जाते हैं तो अभी देखिए ये आर्क बढ़ जाएगा तो इस तरीके से लगभग ऐसा, ठीक है, ये ऐसा आपको बताता हूं मैं, ये तो अब हो क्या रहा है कि अब ये मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए अब ये देखिए आप यहाँ पे देखना कि अब जब यहाँ पर नदी का बहाव बढ़ता जा रहा है, ये तो ये आर्क बढ़ता जा रहा है और एक समय बाद ये आर्क बढ़ते बढ़ते यहाँ आ जाएगा, ये भी ऐसा चौड़ा हो जाएगा और ये इस तरीके से ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी पानी जो बह रहा है वो कैसा बह रहा है, पानी इस तरीके से बह रहा है, ऐसे नागिन मोड़ लेते हुए नदी जा रही है और इस तरीके से पानी बहता हुआ जा रहा है। लेकिन एक समय बाद क्या होगा, इनकी जब स्पीड बढ़ेगी तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, आपस में जुड़ जाएगा तो पानी कैसे बहने लगेगा, अब पानी जो है यहाँ की बजाय कहां जाएगा, पानी ऐसे, अभी एक हो गया तो पानी तो शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढता जाने के लिए, तो पानी अब यहां से यहां को जाएगा, जब यहां पर गैप है तो पानी यहां से जाएगा इस और, कहां जाएगा, यहां से जाएगा इस और। अब पानी जब यहां से बह के कहां जा रहा है, ऐसे जाने लगा तो ये क्षेत्र कट गया, तो अब ये क्षेत्र जो है ये यहां से कट गया। ठीक है, यहां क्योंकि पानी सीधा जा रहा है तो ये क्षेत्र कट गया और ये क्या बन गई आपकी, इसी को बोलते हैं गोखुर झील, या इसी को बोलते हैं ऑक्सबाउ लेक, या इसी को बोलते हैं झारण झील। ठीक है, क्यों बन गया, क्योंकि अब पानी सीधा यहीं से जा रहा है। ठीक है, अब ये रास्ता इस तरीके से हो गया। ऐसे ही यहां पे हुआ कि पानी सीधे जा रहा था, अभी पानी देखिएगा फिर से पानी यहां से जा रहा था, ठीक है, ऐसे जा रहा था पानी इस तरीके से। अब हुआ क्या कि ये आपस में जुड़ गए, ये दोनों जुड़ गए, तो अब ये पानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाएगा, तो पानी जा रहा है कहां से, यहीं से जा रहा है। अब पानी जा रहा है आपका यहीं से जा रहा है, ठीक है, पानी यहीं से जा रहा है ये, तो अब हुआ क्या है कि ये रास्ता, ठीक है, पानी यहीं से जाने लगा, ये वाला, ठीक है, तो पानी यहीं से जा रहा है तो ये रास्ता जो है ये कट गया और ये क्या बन गई आपकी, गोखुर झील। तो इस तरीके से गोखुर झील का निर्माण होता है और पानी इस तरीके से आपका कंटिन्यू बहने लगता है। क्योंकि आपके क्यों बोलते हैं गोखुर झील के, गाय के पैर भी तो ऐसे ही होते हैं ना, देखे आपने गाय के पैर, इसको देखिए आप, गाय के पैर जो है आपको देखेंगे तो वो इस तरीके से होते हैं, ऐसे ही बनती है गोखुर झीलें। ठीक है, इसी को बोलते हैं गोखुर झीलें। गाय देखिए ना आपने, गाय के पैर, ठीक है, तो गोखुर, गाय के खुर। ठीक है, अभी मत पूछने के सर इसको ऑक्स मतलब तो बैल होता है और काऊ मतलब तो इसको काऊ बाउ लेक क्यों नहीं बोलते, क्लियर, ये ऑक्स बाउ लेक की नाम है इसके इंग्लिश में, गोखुर झीलें। ठीक है, तो ये जो है ये है गोखुर झीलें, ये है गोखुर झीलें जो कहां बनती है, ये बनती है मैदान में। इसका एग्जांपल है आपके जब गंगा पढ़ेंगे तो गंगा के मैदानों में बनती है गोखुर झीलें, प्लेन ऑफ गंगा में, अवध प्लेन में खासकर से, मध्य गंगा में, क्लियर। तो ये बनी है आपकी ऑक्स बाउ लेक या गोखुर झीलें। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। और ये आपका फिर इनमें पानी सूखने के कारण दलदली हो जाती है। ओके, चलिए, अब आपका गोखुर झीलें भी कंप्लीट हो गया, ऑक्स बाउ लेक भी कंप्लीट हो गया। अब आपकी दो चीज बची हैं, डेल्टा और एस्चुरी। डेल्टा और एस्चुरी बचे हैं, तो आप समझ लीजिए डेल्टा और एस्चुरी क्या होते हैं। देखिए, ये पहाड़ है, नदी का उद्गम हुआ, यहां आपका क्या है, समुद्र है, ये आपका सी यह समुद्र है, कौन सा, ये डैश डैश बना दिया मैंने, ये सी एस समुद्र है, क्लियर। अब नदी यहाँ पे आई, नदी का उद्गम यहाँ से हुआ था, नदी ऐसे बल बनाते हुए आई, और जब नदी यहाँ पर समुद्र के निकट आती है, ठीक है, ये आपका समुद्र सरफेस बना दिया, समुद्र के निकट आती है, तो अब नदी का वेग इतना नहीं है कि अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आई थी, सेडिमेंट बना दूं मैं आपको, अगर डिफरेंट मार्कर है तो ठीक है। अब नदी ये सेडिमेंट जो है, नदी ने सेडिमेंट्स को यहां पर छोड़ दिया, ठीक है, ये सेडिमेंट नदी ने यहां पर लाके छोड़ दिया, तो अब नदी का वेग इतना नहीं है कि नदी इन सेडिमेंट्स को आगे पुश कर पाए, तो नदी उन सेडिमेंट्स को छोड़ देती है वहीं पर, और कई धाराओं में बढ़कर, नदी इस पे से तो नहीं जा पाएगी, नदी का वेग तेज नहीं है, तो नदी क्या है, कई धाराओं में बढ़कर नदी में मिल जाती है। ऐसी जो है
कई धाराओं में बढ़कर नदी में मिल जाती है। और ये आपका एक जब लाइफ साइकिल ऑफ रिवर पढ़ेंगे ये होता है आपका नदी की प्रवस्था में, ठीक है। जो ये समुद्र में जब नदी मिलती है तो इसको बोलते हैं नदी का मुहायना। ये जगह क्या है? नदी का मुहायना, या इसी को बोलते हैं नदी का माउथ बोलते हैं, ठीक है। तो जब नदी समुद्र के निकट आती है उन सेडिमेंट्स को कैरी नहीं कर पाती और कई सारे भाग में मिलकर नदी में बढ़ जाती है और इस त्रिकोणनुमा आकृति को, तो ये त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है, इस त्रिकोणनुमा आकृति को क्या बोलते हैं? डेल्टा। इसी को क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये हिंदी में इसको बोलते हैं नदीमुख। क्या बोलते हैं इसी को? इसी को नदीमुख बोलते हैं। क्लियर? और डेल्टा जो होते हैं आपका मोस्टली फर्टाइल एरिया होते हैं। बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है, यहाँ पर कई ऑयल फील्ड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, आपका तेल के क्षेत्र भी होते हैं। तो जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा। तो भारत में अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं। विशेषकर जो नदी पहाड़ों से बहती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाती है, अर्थात अवसाद, और वो अवसाद को समुद्र के तट पर जमा कर देती है और कई धाराओं में बढ़कर समुद्र में मिल जाती है और उसी त्रिकोणनुमा आकृति को क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है? देखिए ये आपका नदी आएगी और ऐसे कई भाग में मिलकर समुद्र में मिल जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये अगर आपका समुद्र है, ये आपका अगर समुद्र है, ये सी है, तो ये कई अब यहाँ पे क्यों मिल गई? क्योंकि यहाँ पर कई सारे सेडिमेंट्स थे। ये आपके लाल कलर में सेडिमेंट बना देता हूं मैं ये, तो इस कारण जो है नदी कई धाराओं में मिल जाती है। किसमें? समुद्र में। दिख रहा है ये? तो इस त्रिकोणनुमा आकृति को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं डेल्टा, या इसी को बोलते हैं हम नदीमुख। क्लियर है? तो ये आपके डेल्टा, ये इसी को क्या बोलते हैं हम? नदीमुख। क्लियर हो गया? अब बताया आपका एस्चुरी। क्लियर है? और भारत में डेल्टा का एग्जांपल है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो कि सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, ठीक है, कावेरी का डेल्टा। तो ये आपका एग्जांपल होगा डेल्टा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताता हूं आपको एस्चुरी, ये आपका लास्ट है इसका, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट। देखिए अब आप अगर बात करेंगे आप एस्चुरी की, तो इसमें सबसे ऊपर नाम आता है नर्मदा का। किसका नाम आता है? नर्मदा का। नर्मदा की डायरेक्शन क्या है आपको पता है कि नर्मदा वेस्ट टू ईस्ट बहती है। तो आप बात करें नर्मदा की, अगर नर्मदा नदी बहती हुई आ रही है, हम एग्जांपल है नर्मदा का, तो ऐसी नदियां जो खासकर कठोर चट्टान में बहती हैं, जैसे कि हमें पेनिनसुलर प्लेटू में बहती कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, बात करें साबरमती, कुछ नदियां हैं जो आपका एस्चुरी बनाती हैं। तो बात करें अगर नर्मदा की, तो नर्मदा नदी जो है कठोर चट्टान में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और ये बहते हुए अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती, ज्यादा अवसाद कैरी नहीं करती। तो ये नदी जब समुद्र में मिलती है, ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पर समुद्र बना हुआ है, ठीक है, ये अगर आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका सी है, समुद्र है, तो जब ये नदी अपने साथ कई सारे सेडिमेंट्स कैरी नहीं करेगी तो सीधी एक ही फ्लो में जाके नदी में मिल जाएगी, समुद्र में मिल जाएगी, ठीक है। ये नदी आई और इस तरीके से आके जो है ये समुद्र में मिल गई, ठीक है, ये ऐसे के सीधे ही समुद्र में मिल जाएगी। इसने कोई भी डेल्टा जैसी आकृति नहीं बनाई। तो होता क्या है कि समुद्र का पानी इस नदी में थोड़ा सा प्रवेश कर जाता है और नदी का पानी समुद्र में प्रवेश तो कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही स्तर पर है, तो कई बार समुद्र का पानी नदी के माउथ में प्रवेश कर जाता है। ये नदी का मुहायना है ना, ये क्या है? नदी का ये मुहायना है, ठीक है, ये माउथ है। तो नदी के माउथ के पास क्या होता है कि जहां पर समुद्र का पानी थोड़ा सा नदी के मुहायने में एंटर कर जाता है, तो ये जो एरिया है जहां पर नदी का पानी और समुद्र का पानी मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी बोलते हैं। और ये हाई टाइड्स, कई बार क्या समुद्र की टाइड्स, जब समुद्र में हाई टाइड्स आती है तो वो पानी एंटर कर जाता है इस नदी के माउथ में, ठीक है, ऐसे एंटर कर जाता है नदी के माउथ में, उसको बोलते हैं एस्चुरी, या हिंदी में इसको बोलते हैं ज्वार नदी मुख। क्यों? क्योंकि ये ज्वार से बनते हैं, ज्वार मतलब टाइड्स, ठीक है, टाइड्स और वेव्स से। क्लियर? समझ में आया? तो जहां पर ये समुद्र और नदी का पानी मिलता है, फ्रेश वाटर और आपका सॉल्ट वाटर, तो ये जो एरिया यहाँ पर टाइड्स से कई बार पानी आ जाता है, उसको बोलते हैं एस्चुरी, ज्वार नदी मुख। और एस्चुरी का सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सी है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये वो नदी है जो डेल्टा बना के क्या बनाती है? एस्चुरी। या तो नदी एस्चुरी बनाएगी या नदी डेल्टा बनाएगी, आइदर दोनों में से कोई एक ही आकृति बनाती है, या आइदर डेल्टा और आइदर एस्चुरी। क्लियर? आया समझ में? और कई बार क्या होता है कि नदी जब बहती है, ये नदी बह रही है, तो ये समुद्र का स्तर थोड़ा सा नीचे है, तो ये एक हल्का सा आर्क शेप बनाती है, हल्का सा एक आर्क शेप बनाती है, ठीक है। ये सब के किसके एग्जांपल है? एस्चुरी के एग्जांपल है। क्लियर? तो ये आपका एस्चुरी कंप्लीट हो गया, ठीक है।
तो आज की हमने क्लास में जो कंप्लीट करा रिवर रिजुविनेशन, आपका जो मेन टॉपिक था रिवर रिजुविनेशन, नदी कायाकल्प, जिसमें आपके 3 प्रकार से रिवर रिजुविनेशन है, नदी का कायाकल्प होता है। कई सारी आकृतियां बनती, कौन कौन सी? कैनियन बनती है, बड़ा अगर वी शेप बनेगा तो कैनियन, छोटी वी शेप बनती है, वैली कहां बनती है? यू तेज में, नदी की यू तेज में, ठीक है। तो कैनियन, गॉर्ज, वाटरफॉल, झरने बनते हैं, प्लंज पूल, झरने के नीचे का स्थान, निक पॉइंट जहां से एकदम से बदलाव आते हैं, मेंडर्स मोल जो नागिनुमा बल पड़ते हैं आपके मैदान में, ऑक्सफाउ लेक, गोखुर झील जो गाय के पैर के समान झील बनती है, रिवर टेरेस, नदी छत, ये एलुवियल प्लेन होते हैं, रैपिड्स जो आपका हार्ड और सॉफ्ट रॉक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, डेल्टा, एस्चुरी। क्लियर? चलिए इसके आगे हम करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।